हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आपने लास्ट सेशन एंजॉय भी किया होगा और अपना चल रहा था लास्ट सेक्शन एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ। तो आज भी हम उसी स्नेल्स लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे और स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशंस अपनी चल रही थी और मैंने बोला था कि बेटा बहुत एप्लीकेशंस है स्नेल्स लॉ की, तो पहले अपन को स्नेल्स लॉ की सारी एप्लीकेशंस लेनी है। अब आप बोलोगे कितनी एप्लीकेशंस लेनी है, फिजिक्स में वास्टनेस कितनी है। अब एक चैप्टर पढ़ते हैं उसके ऊपर कितने प्रॉब्लम्स, कितने फॉर्मूला, कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ये कि फिजिक्स में वास्टनेस कितनी, हमें किस एक्सटेंट तक जाना चाहिए थोड़ा फिजिक्स की वास्टनेस के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना। ऑन वन हैंड वी मेजर द साइज ऑफ पॉइंट ऑफ अ नीडल। सुई की नोक हम मेजर कर लेते हैं, लेबोरेटरी में आपने किया भी होगा। वर्नियर कैलिपर से आपने थिन वायर का रेडियस मेजर किया होगा और एवोगैड्रो मेथड से आपने क्या मेजर किया था, आपने डायमीटर रेडियस ऑफ एन एटम मेजर किया था। तो इन फिजिक्स एज फार एज द वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज कंसर्न, ऑन वन हैंड वी मेजर द साइज ऑफ पॉइंट ऑफ अ नीडल, सुई की नोक मेजर करते हैं। And on the other hand, we measure the distance between the sun and the earth. ये भी हमने क्लास 11 में पढ़ा था, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर किया था हमने, या पैरेलैक्स मेथड से किया था। और पारसेक किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंट गैलेक्सीज के बीच के जितने डिस्टेंसेस होते हैं उनकी मेजर करने की यूनिट होती है। तब आप समझ गए बेटा कि वास्टनेस कितनी है फिजिक्स में, बहुत वास्ट है। तो हमें भी उस वास्टनेस को ध्यान में रखते हुए, और क्या प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम पूछ ले पूछने वाला, तो कोई भरोसा नहीं। तो हमें हर तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत वैरायटी के प्रॉब्लम्स डिस्कस भी करने होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी समझने होंगे और अपने आप को अकॉर्डिंगली तैयार भी उसके हिसाब से करना होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वास्टनेस, हाँ इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जितने प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, मैं जितना आपको बताते जा रहा हूँ आप लोग करते जाइए। और डेफिनेटली ये ज़रूर है कि अपने सिलेबस के जो हमारा लिमिट है उसके विद इन ही सारी प्रॉब्लम्स आपको जितनी भी आएंगी हम सब कवर डिस्कस कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ताकि एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ना लगे यार ये और कर लेते, ये और कर लेते। अच्छा, मैं एक बात आपको और समझा दूँ, यहाँ मैं जितने भी आपको डिफरेंट केसेस करा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो सेम के सेम एग्जैक्टली डिट्टो वही के वही आ जाए। नहीं, मैं ये आपको किसी इल्यूजन में रखना नहीं चाहिए। कोई आपसे ये नहीं बोल सकता, दुनिया का कोई टीचर नहीं बोल सकता कि मैं जितना एग्जाम है आपको प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ एग्जैक्टली 100% वही के वही एग्जाम आ जाएंगे। नहीं, कोई कह नहीं सकता है, एथिकली कहना भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जितने भी डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट डायमेंशंस के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दूं। अगर ये सब आप कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगर एग्जैक्टली वही क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं, अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को बता दें, देखो बेटा ये हमारा गेस्ट पेपर है, ये तैयार कर लो, ये तैयार कर लो, ये तैयार कर लो, उसमें से बहुत कुछ आता भी है। और अगर एग्जैक्टली नहीं आता तो कम से कम उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि बच्चे आसानी से कर पाते हैं। तो इन इतने ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को कराने का मतलब एक ही है, सेंस एक ही है कि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये हमने नहीं पढ़ा, और आपको ऐसा ना लगे कि यार हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। सारा खेल तो कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप आसानी से प्रॉब्लम कर भी पाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आज भी हमें काफ़ी कुछ कवर करना है विद इन टाइम लिमिट्स, देखते हैं कितना हम आज कवर कर पाते हैं। तो अगली प्रॉब्लम ये एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ चल रही थी, ये एग्जाम्पल नंबर 3 अब आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, और ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयरर मीडियम। और मैं जानता हूँ कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। और ये जो डेंसर मीडियम है ये मेरा वाटर है, जिसकी N1 की वैल्यू 4/3 ये हम जानते हैं। और ये मेरा जो मीडियम है ये एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं 1 है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू थोड़ी पेक्यूलियर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है 37 डिग्री। तो अब आप बोलेंगे कि हमें आर कैलकुलेट करना है,
नहीं, मैं आपसे आर नहीं कैलकुलेट करवाऊंगा इस प्रॉब्लम में। मुझे कैलकुलेट करवाना है एंगल ऑफ डिविएशन कितना, और मैं इसके ऑप्शंस क्या लेके चल रहा हूं। ऑप्शन ए मैं ले लेता हूं 45 डिग्री, ऑप्शन बी मैं ले लेता हूं इसका से 60 डिग्री, ऑप्शन सी मैं ले लेता हूं इसका 16 डिग्री, ऑप्शन सी मैं ले लेता हूं इसका 30 डिग्री। ये मेरे ऑप्शन है। अब यहां देखिए, अब ये एक तो 37 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसमें साइन के कौन से, साइन कोसाइन के कौन से वैल्यू मींस वेल डिफाइंड एंगल्स हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। 37 डिग्री, 53 डिग्री। अब बच्चों याद करो, हमने मिरर के केसेस में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्लिकली मूव कर रहा है। ये कॉनकेव मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। हमने कौन से केसेस कवर किए थे मिरर के केस में? स्फेरिकल मिरर, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द मिरर, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी इमेज डाउनवर्ड मूव कर रही थी। ऑब्जेक्ट ऐसे आता है, उसकी इमेज पीछे चलती है। ऑब्जेक्ट ऊपर चलता है, उसकी इमेज नीचे चलती है। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के ऊपर यू के ऊपर चलता है अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसकी इमेज नीचे चलना शुरू हो जाती है। उसके केसेस देखे थे हमने, मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करें, इमेज का की स्पीड का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया। फिर एक और केस आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ऑब्लिक डायरेक्शन। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दो एंगल बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री। इन एंगल्स की वैल्यू सबसे पहले आपको याद रखना बड़ी ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको इन एंगल्स की वैल्यू एक बार दोबारा बताऊंगा, सबको मालूम है। पहले इन एंगल्स की वैल्यू आपको दोबारा बताऊंगा, उसके बाद उसको अपन अप्लाई करने वाले हैं यहाँ इस सिचुएशन में, ठीक है? ओके, तो ये देखिए, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मैंने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? और ये वाला एंगल मान लिया 37 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल 53 डिग्री होगा। और बिगर एंगल के सामने वाली साइड बिगर होती है। अगर ये 5 है तो ये 4 और 3 होंगे एज पर पाइथागोरस थ्योरम, तो ये साइड 4 हो जाएगी और ये साइड 3 हो जाएगी, है ना? तो अब साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी? मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि साइन लॉ, स्नेल्स लॉ साइन लॉ भी कहलाता है, उसमें साइन ऑफ एंगल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो साइन 37 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 53 डिग्री। ये मैंने आपसे इसके पहले भी बोला था और दोबारा बोल रहा हूं कि ये वाली वैल्यूज डिफरेंट चैप्टर्स में, क्लास 11th और क्लास 12th के डिफरेंट चैप्टर्स में, मैकेनिक्स में भी और ऑप्टिक्स में भी और जाने कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी यहाँ भी यूज होंगी। इसी तरह मैं अगर देखूँ साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 53 परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल के सामने वाली साइड ये बेस हो गया, तो 4/5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 37 डिग्री। अब ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, जब भी ये वाले एंगल इन्वॉल्व होते हैं आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, लेकिन मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं करना, कर भी सकते हैं, मुझे भी नहीं करना ये। फिर मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डिविएशन। ये लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी और ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी और अपने ओरिजिनल पाथ से ये इस एंगल से कौन सी डायरेक्शन में? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो ये मेरा आया एंगल ऑफ डिविएशन। मुझे इस एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है ना? तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ है साइन n1 सेंस। स्नेल्स लॉ क्या है? n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। अब यह n1 n2 दिए हैं, i भी दिया हुआ, ये i हो गया। अब पहले मैं r निकालूंगा और अब अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ये देखो यहां लिख दूं मैं, डेल्टा इज इक्वल टू होता है, यहां पर डेल्टा क्या होगा? जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो डेल्टा होता है I माइनस R, क्योंकि I होता है ग्रेटर देन R, किसमें? रेयरर इनटू
डेंसर में, लेकिन जब लाइट डेंसर से आती है रेयरर में तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे डायग्राम देख के। तो ये एंगल आर है, ये रहा मेरा एंगल आर, और ये कौन सा एंगल है, ये एंगल आई है, दिस इज एंगल आई, ठीक है ना। अब आर में से अगर मैं ये एंगल आई को सबट्रैक्ट करूंगा तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे यहां से ये एंगल डेल्टा है मेरा, ये एंगल आई मेरा यहां पर है, ये रहा एंगल आई, है ना। तो अब मुझे ये डेल्टा कैलकुलेट करना है, तो आर में से आई सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा, मतलब मेरा फॉर्मूला बदल जाएगा, अब आर माइनस आई हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहां एक बात आपको मैं बताता चलूं, देखो जब भी हम बच्चों इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना, किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए उस क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। होपफुली कि आपने लास्ट टर्म में जितना भी पढ़ाया होगा वो ध्यान से रिवाइज कर लिया होगा। रिवाइज करते जाना बच्चों साइड बाय साइड, और आपसे मैंने जिन बुक्स का बोला था उन बुक्स के थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइए। और मैं आपसे एक बात और लास्ट टर्म में दोहराई थी कि जो मैं शीट आपको देने वाला हूं तो आप साइड बाय साइड उस शीट के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते जाना, और डाउट्स आप अपने जो इस मैडम का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाउट्स अपने आप पोस्ट करते जाना, आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, सबको आंसर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। स्नेल्स लॉ, ये मेरे पास स्नेल्स लॉ आ गया, हमें अप्लाई करना है। n1 की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी है, 4/3। साइन I की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री है। n2 मेरा कितना है, 1 है, और r निकालना पड़ेगा मुझे डेल्टा निकालने के लिए, क्योंकि I की वैल्यू गिवन है। अब साइन 37 क्या बोलता है, उसकी वैल्यू होती है 3/5, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू साइन 37 कितना हो गया अपना, ये हो गया 3/5, है ना, इज इक्वल टू साइन r, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि साइन r की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 4/5 आ रही है, और साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 4/5 होती है, साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है। तो मैं क्या लिखूंगा कि सिंस साइन 53 डिग्री होता है 4/5, देयरफॉर I की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 53, सॉरी R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी 53 डिग्री। ये लीजिए साहब R की वैल्यू आ गई। लग रहा होगा डिफिकल्ट आपको, लेकिन नहीं है, करते जाओ। अब देखो हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, तो अब डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम भी आपको आसान लगने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस करते जाना, मेहनत करना। तो अब यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी 53 डिग्री माइनस आई की वैल्यू कितनी 37 डिग्री, और 53 माइनस 37 कितना होगा, ये होगा 16 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मेरा हो गया ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 4 लेके आ रहा हूं आपके ऊपर। हर टाइप के डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करने ही होंगे मुझे। तो देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपनी, कौन सी प्रॉब्लम लेके आया हूं आपके लिए। जब तक आप ये नोट कर लो, मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी है कि ये एग्जाम्पल आपके लिए मैं लेके आया एग्जाम्पल 4, और ये प्रॉब्लम है एक आपको दिया हुआ है स्फीयर, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट इस स्फीयर में, ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्फीयर है ये, इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हमें दिया हुआ है √3, ये दिया हुआ है, और ये एयर है। ये हो सकता है कोई भी मीडियम हो सकता है, ये ग्लास, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्फीयर हो सकता है। ये एयर है, तो एयर होने के नाते n1 की वैल्यू आएगी 1, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री।
तो फिर मुझे कैलकुलेट क्या करना है इसमें, मुझे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डेविएशन। ये मुझे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डेविएशन। होपफुली कि प्रॉब्लम आपने समझ ली होगी। ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ध्यान दो, कुछ बच्चों ने सॉल्व करना शुरू भी कर दिया होगा और कुछ बच्चे अभी कर रहे होंगे। मैं ऑप्शन देता हूं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहां। अच्छा, मेरे ऑप्शंस क्या आने वाले हैं? मेरे ऑप्शंस आने वाले हैं फर्स्ट ऑप्शन ए। मैं कुछ ऑप्शन लिख दूं यहां आपके लिए। फर्स्ट ऑप्शन ए, ये मैं ले रहा हूं 30 डिग्री क्लॉक वाइज। ऑप्शन बी 30 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। ऑप्शन सी 60 डिग्री क्लॉक वाइज। ऑप्शन डी 60 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। कुछ बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया होगा कि सर हमारा आंसर आ गया। हाँ, आपका आंसर आना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, जल्दबाजी में खेल बिगड़ जाता है। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना। प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं पहले, बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद हम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं और कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने के बाद हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। आप देखो जरा यहाँ, मैं यहाँ इस प्रॉब्लम को अब आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक, ये रे ऑफ लाइट रेयर से जब जाएगी डेंसर मीडियम में तो ये क्या होगा, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। ये इसका सेंटर है। ये क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। खैर अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा यूज होगा स्फेरिकल मिरर में, अब अभी वैसे बना दिया मैंने, इसकी फिलहाल हमें जरूरत ना पड़े। ये हो गया एंगल आर, है ना। तो आप बोलेंगे साहब ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे है मेरी, है ना। तो ये इंसिडेंट रे हो गई। अब देखते हैं कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिविएशन। बट थोड़ा देखें, पहले कैलकुलेट करते हैं आर। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। सिंस स्नेल्स लॉ क्या है, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। सबको रट गया होगा ये। अब आप मेरे साथ बोलेंगे n1 की वैल्यू कितनी, 1। ये कितना है, साइन 60 डिग्री। n2 की वैल्यू कितनी है, √3। क्या यहां से मेरे पास साइन आर की वैल्यू आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। कैसे आएगी, ऐसे आएगी। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये कितना, √3 और ये साइन आर हो गया। ठीक है, अब ये √3 से मैंने √3 को कैंसिल किया तो मेरे पास साइन आर की वैल्यू आ गई 1/2। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना हो गया, यस यू आर राइट, 30 डिग्री। तो अब बहुत से बच्चे बोलेंगे साहब आर की वैल्यू 60 में से 30 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करिए और आंसर आ गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर जिन बच्चों का 30 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर आया तो दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। अभी यहाँ 30 डिग्री आपका आंसर नहीं आएगा, कहानी पूरी फिनिश नहीं हुई है। ये देखो, अब ये रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयरर में भी जाएगी। यहाँ आके रुक थोड़ी नहीं जाएगी, ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये। तो क्या करता हूं मैं, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। ये कर लिया मैंने नॉर्मल ड्रॉ। अब ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर। कहाँ मूव कर रही है, इज मूविंग फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर। अब ये एंगल आर हो गया और ये जो एंगल आर था ना, कितनी वैल्यू आई थी इसकी, इसकी वैल्यू आई थी 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, बाय सिमेट्री। अगर ये ट्राइंगल जो बन गया मेरा, ये मान लो ए, ये मान लो बी, तो ट्राइंगल ए ओ बी में साइड्स इक्वल हैं, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कौन सी साइड्स इक्वल है, ओ ए ओ बी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है ये इसलिए इक्वल है कि एक ही ट्रायंगल के दो, एक ही सर्कल के दो रेडियाई हैं, तो इसलिए इक्वल है। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप दोबारा स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब ये n1 साइन 30 है ना, डेंसर टू रेयरर, n1 साइन i इज इक्वल टू n2
साइन आर। अब ये वाला एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, ये एरो डिसाइड करता है। अगर एरो सरफेस से अवे तो ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस सरफेस के ऊपर क्या सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो सकता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कहाँ पढ़ा था ये हमने? अभी पढ़ा था हमने ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, वही यहाँ यूज कर रहे हैं दोबारा। तो ये टुवर्ड्स द सरफेस एरो है, तो ये हुई ए बी इंसिडेंट रे, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। N2 साइन आर मुझे चाहिए। अगर मैं इस रे ऑफ लाइट, ये मेरी फाइनल रे ऑफ लाइट जो एमर्ज हुई, तो ये हुआ मेरा एंगल ऑफ डिविएशन, जो कि क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो अब या तो मेरा ये आंसर सही आ सकता है या मेरा क्लॉकवाइज वाला। ये इन दोनों में चॉइस, ये दो चॉइस मेरी कैंसिल हो गई। अब ये दो चॉइस मेरी क्वेश्चन मार्क में आई, ये सही कि ये सही। ओके, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। N1 कितना है यहाँ, √3, और ये कितना हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया। आई इक्वल टू साइन आर। N2 की वैल्यू भी यहाँ एयर के लिए N2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो √3 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन आर। दिस मीन्स साइन आर इज इक्वल टू √3/2। साइन आर की वैल्यू √3/2 हो गई, दैट इज आर इज अगेन कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। ये एंगल आया मेरा 60 डिग्री। अब यहां से देखो, ये ओरिजिनल लाइट की डायरेक्शन थी, और ये एंगल कितना हुआ, ये दोनों नॉर्मल है ड्यू टू सिमेट्री, ये और ये पैरेलल है। यहां आप देखोगे ये दोनों पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। ये 30 आया ना आर हमारा, तो ये आ रही है ना बात समझ में आपको? तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री हुआ ना, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 30 आया तो ये भी 30 होगा, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा। यानी ये जो बना, ये पैरेललोग्राम बना, तो ये रे और ये पैरेलल है ना। सिंपल लॉजिक है, बड़े सिंपल। ये चैप्टर कहलाता ही है ऑप्टिक्स नहीं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज होते हैं। तो अब ये एंगल डेल्टा मेरा कितना हुआ बेटा, ये हुआ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल डेल्टा की वैल्यू हुई, तो डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। किस डायरेक्शन में ये डेविएट हुआ, ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हुआ, मेरा ऑप्शन सही करेक्ट हुआ। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लो इसको। अच्छा, हमने इसके पहले एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। क्या शॉर्टकट? देखो, अभी हमने देखा था कि अच्छा शायद मैंने, चलो एक शॉर्टकट बता दूं आपको यार, ये प्रॉब्लम एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। एंगल ऑफ एमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिलेशन बताता हूं, फिर इन प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। नोट कर लिया होगा होपफुली सबने, ये नोट ही नहीं किया होगा आपने, कुछ बच्चों ने तो पहले करके बैठ गए, मुझे यकीन है कुछ बच्चे पहले ही करके बैठ गए होंगे, और अब आप साइड बाय साइड करते जाना, और एंजॉय तो डेफिनेटली कर रहे होंगे, ये मुझे मालूम है। तो मैं अब आपको एक और कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं, और वो है एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, और एंगल ऑफ इमरजेंस में और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या रिलेशन है। ये वाली प्रॉब्लम जो अभी हमने की उससे डायरेक्ट ही आ जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो मैं ले रहा हूं यहां रिलेशन बिटवीन एंगल आई एंड ई कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। ग्लास स्लैब का केस ले रहा हूं मैं। ये मान लिया कोई ग्लास स्लैब है, या कोई भी स्लैब हो सकती है। ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इस डायरेक्शन में जा रही थी ये। अभी लेटरल डिविएशन नहीं करवाऊंगा, वो बात की बात है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे क्या हो गई, डिविएट हो गई और दोबारा उसी डायरेक्शन में जाने लगी, ठीक है ना। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हुए, तो ये भी एंगल आर होगा। ये मैं ले लूं P, इसको ले लो Q, इसको ले लो R। ये इमरजेंट रे,
ये एयर है और ये ग्लास है और ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इक्वल टू 1, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इक्वल टू n मान लिया हमने, और ये भी एयर में रे ऑफ लाइट दोबारा एयर में आ गई तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और इमर्जेंट ये दोबारा एयर में इमर्ज हो गई तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है E, और इन दोनों एंगल्स में मुझे रिलेशन चाहिए। अब इन दोनों में रिलेशन, अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम में है और 2, 4, 6 मीडियम के अंदर से घूमते घामते दोबारा एयर में आ जाती है तो इस एंगल ऑफ इमरजेंस में और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। यह भी आपको आसान लगेगा, मुश्किल ये भी नहीं लगेगा। फिजिक्स की ब्यूटी होती है ये, बड़े आसान लेवल के प्रॉब्लम लेके चलते हैं और हम चलते चले आते हैं सिस्टमेटिकली। अगर हम उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो हम बड़े आसान प्रॉब्लम लेके हायर लेवल तक हम बड़ी आसानी से, आपको यकीन भी नहीं हुआ कि हम बड़े सिंपल लेवल के प्रॉब्लम लेके चलते हैं और हायर लेवल के प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना आप, तो आप खुद सोचने लोगे यार ये तो बड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था, ये मेरे से हो रहा है। हाँ, तो आपसे डेफिनेटली होने लगेगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप स्लो चलना पड़ेगा, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा, ये सिंपल कॉन्सेप्ट ये। ओके, तो ये एक इंसिडेंट रे है मेरी, ठीक है ना। अब ये रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास आई, तो मैं लिखूंगा 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। अब इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं n2 अपॉन n1, ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चाहो तो मैं इसको मान लूं इक्वेशन नंबर 2। ये भी स्नेल्स लॉ ही है। अब रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में वापस आ रही है, ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयरर, ठीक। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ, अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये रे ऑफ लाइट जो है 1 and 2, तो अब मैं लिखूंगा 2 and 1। रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है, तो 1 and 2 यहां हुआ, 2 and 1 यहां हुआ, तो 2 and 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये रे ऑफ लाइट सरफेस से अवे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा मेरा E, ठीक है। बट हमने पढ़ा था 2 and 1, प्रूव किया था, पढ़ा क्या था 1 अपॉन 1 and 2, ये हमने प्रूव किया था। तो 2 and 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2 and 1 की जगह में लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन E। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड सी व्हाट वी गेट 2 and 1। ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू थर्ड इक्वेशन, तो 1 and 2 into 1 upon 1 and 2 is equal to, राइट हैंड साइड इसका साइन आई अपॉन साइन आर, इसका राइट हैंड साइड साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, 1 and 2 से 1 and 2 भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब साइन ई था ये, सॉरी बच्चों, ये ई था, अभी कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, साइन आर कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म हो गया 1, ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये ई, ये दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, साइन आर कैंसिल हो गया। तो मैं लिखूंगा साइन ई आई इज इक्वल टू साइन ई, दैट इज आई इज इक्वल टू ई। अब ये एक बड़ा यूजफुल रिजल्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा, अगर रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आती है, अगर एयर से आ रही है और एयर में ही इमर्ज हो रही है, फाइनली बाहर निकल रही है, तो एंगल ऑफ फर्स्ट मीडियम में, उसी मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी वही उस मीडियम में एंगल ऑफ इमर्जेंस की भी वैल्यू होगी। इसको नोट करिए।
तो शॉर्टकट की बात कर रहा था मैं, एक शॉर्टकट समझाने के लिए पूरा डेरिवेशन मुझे करना पड़ा। वो शॉर्टकट लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहां टाइम हम लगा लेंगे तो एग्जाम में शॉर्टकट हम यूज करेंगे तो उससे हमारा टाइम सेव होगा। अभी टाइम यहां लग जाए, एग्जाम में नहीं लगना चाहिए। यहां तो जितना अच्छा, एक बात और सुनो बच्चों, जो बच्चा घर में प्रैक्टिस में जितना टाइम लगाएगा वो एग्जाम में उतना ही टाइम सेव करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। घर में जितना टाइम लगाओगे एग्जाम में उतना ही टाइम सेव करोगे। बच्चे मालूम क्या बोलते हैं, सर सब आता था सर छूट गया, सर ये भी छूट गया, इतना दुख हो रहा है। तो भैया टाइम सेव क्यों नहीं किया? वो टाइम सेव करने के लिए टाइम खर्च करना पड़ता है। अभी जो बच्चे टाइम खर्च करेंगे वो एग्जाम में टाइम गेन करेंगे। अभी का इन्वेस्टमेंट बात का गेन, ये तो बिजनेस का उसूल भी है, ठीक है। तो अभी जितना टाइम लगाओगे बाद में टाइम से। अब मैं यहां आपको ले आता हूं वही पुरानी प्रॉब्लम के ऊपर, अभी जो कर रहे थे यार हम लोग। देखो ये क्या था, एक स्फीयर था, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से आ रही थी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहां से क्या हुआ, ऐसे डिविएट हो गई। तो ये एंगल ई हो गया। एंगल ई और एंगल आई हमेशा एयर में है, ये भी एयर में, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 60 डिग्री। तो ये रे ऑफ लाइट मेरी यहां जा रही थी और ये रे ऑफ लाइट मैंने पीछे कर दी। कितना एंगल हो गया, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री और क्लॉकवाइज ही आ गया आपका शॉर्टकट। इस शॉर्टकट के लिए पूरा एक डेरिवेशन कराना पड़ा मुझे, कोई बात नहीं, एक एडिशनल नॉलेज हमें मिल गई, इसका यूज आगे भी करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। याद रखो I इज इक्वल टू ई होता है, बार बार यूज होगा। अब ये मैं मिटा देता हूं, इसकी आप लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। अब कौन सी प्रॉब्लम करने वाले हम लोग देखिए, आप लोग ये नोट कर लो जब तक आपके लिए मैं अगली प्रॉब्लम तैयार कर लूं। कौन सी प्रॉब्लम अगली करने वाले हम देखिए, होपफुली कि सब बच्चों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपकी स्नेल्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। और अब जो प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूं ये एग्जाम्स में बहुत रिपीट हुई है। क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 5 लेके आया हूं आपके लिए, ये भी स्नेल्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत सारे पैरेलल मीडिया रखे हुए हैं, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के नंबर ऑफ पैरेलल मीडिया। ये N1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका N2, इसका N3 और ये N4। अब क्वेश्चन साहब ये है कि एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे चलती है। अब वो डिपेंड करता है कि N2 की वैल्यू N1 से कम है, ये हो सकता है ऐसे डिविएट हो जाए, फिर ऐसे डिविएट हो जाए, इस तरफ आ जाए और फिर ऐसे यूं आ जाए। दिया हुआ ये रे ऑफ लाइट ए बी है और ये रे ऑफ लाइट सी डी है। डिफरेंट पैरेलल मीडिया की लेयर्स हैं ये। और हमें क्या दिया हुआ है इसमें, हमें दिया हुआ है कि इनमें ये ऑप्शंस हैं। क्या दिया हुआ है, रे ए बी, व्हाट यू आर गिवन, यू आर गिवन ये इंसिडेंट रे, इस मीडियम में इंसिडेंट रे ए बी जो है वो पैरेलल है रे सी डी के, ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं। तो इन सारे मीडिया के जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं इनमें रिलेशन क्या होगा, हमें ये ऑप्शन दिए कि इनमें रिलेशन क्या होगा, N1 इज इक्वल टू N2, ऑप्शन बी N2 इज इक्वल टू N3। ये CBSE PMT और IIT मेंस में आ चुका है प्रॉब्लम ये, और इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम CBSE में भी आ चुका है। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि CBSE और जो नीट और IIT मेंस के प्रॉब्लम आते हैं, ये बिल्कुल सब तीनों में आ चुका है इस टाइप की प्रॉब्लम, या तो एग्जैक्टली या इससे डिट्टो मिलते जुलते। N3 इज इक्वल टू N4, ये मेरा एक और ऑप्शन दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन है मेरा, N4 इज इक्वल टू N1। ओके, अब हमें दुनिया भर के मीडियम में आना नहीं है। अब मुझे मालूम है अगर ए बी ये एंगल में मान लो θ1 मान लूं, और लास्ट एंगल इस एंगल को मैं क्या मान लूं, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल में θ4 मान लूं,
फोर्थ मीडियम में थीटा 4 मान लो। अब यहां पर आपके ज्योमेट्री की बेसिक लगेगी। अगर पैरेलल रेज होती है तो करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये थीटा 1 मीडियम 1 में और ये थीटा 4 मीडियम 2 में, ये क्योंकि सी ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं, देयरफॉर क्या होगा, थीटा 1 और थीटा 4 इक्वल होंगे। प्लेन ज्योमेट्री पैरेलल लाइन वाली सबको मालूम है ये। स्नेल्स लॉ लगाया, बीच के सारे मीडियम भूल जाइए। क्या है हमारा स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ बोलता है कि एन एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में एंगल ऑफ जो भी रे ऑफ लाइट जो भी एंगल बना रही है नॉर्मल्स के साथ, उसका साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो n1 साइन थीटा 1, मुझे सारे मीडियम को लाने की जरूरत नहीं, ये गिवन है ना। अब क्यों इन सारे बीच के मीडिया को 10 मीडिया बीच में दियो, सबको इग्नोर कर दो, क्योंकि रिलेशन मुझे हिंट दिया हुआ है कि ये बोल रहे हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ये हिंट दिया हुआ है। ये जो भी गिवन कंडीशन होती है, गिव अ वेरी हार्ड लुक ऑन व्हाट इज गिवन। कभी भी किसी प्रॉब्लम में जो भी गिवन होता है, गिवन कंडीशन, कंसीडर दैट वेरी थॉरोली, रीड दैट वेरी थॉरोली, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से को रिलेट करिए, गिव इट अ वेरी हार्ड लुक और वहीं से शुरू करिए। तो अब ये ए बी N1 फर्स्ट मीडियम में है इस लेयर में, और सी डी इसमें है, तो मुझे सारे बीच के मीडियम को छोड़कर इस मीडियम को और इस मीडियम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। एक बात मुझे और पता चल गई कि थीटा 1 एंड थीटा 4 इक्वल है ड्यू टू सिंपल ज्योमेट्री, पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। उस बेसिस के ऊपर ये दोनों एंगल मेरे हो जाएंगे सेम। होपफुली यू आर ऑल फॉलोइंग इट। तो अब मैं यहां क्या करूंगा, देखो ये अब जहां भी एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में कंबाइन होने लगता है, अब वहां पर हमारे हायर लेवल के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वो कॉम्पिटिटिव हमारे आईआईटी मेंस, नीट, एम्स एंड आईआईटी एडवांस लेवल के वहां से शुरुआत हो जाती है, जब भी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो पैरेलल मींस ज्योमेट्री था, पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ये ट्रांसवर्सल, वो यहाँ पर प्ले इससे कंबाइन हो रही है। तो अब ये स्नेल्स लॉ है मेरा n1 sin थीटा 1 इक्वल टू, अब आप बताएंगे मुझे इस मीडियम के ऊपर आना, बीच के सारे मीडियम छोड़ दीजिए। n4 कितना, ये n4 साइन थीटा 4, थीटा 1 थीटा 4 आपस में इक्वल। बहुत सारे बच्चे अभी कैलकुलेट करके भी बैठ गए होंगे। थीटा 1 इक्वल टू n4 साइन थीटा 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा 1, ये लिख दिया मैंने यहाँ साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 से साइन थीटा 1 कैंसिल हो गया, n1 इज इक्वल टू n4। ये मेरे पास रिजल्ट आया जो किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन डी से मैच करता है ये, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ। होपफुली ये भी आप समझ गए होंगे। इसको नोट करिए, अगली प्रॉब्लम के अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब स्नेल्स लॉ से हट के एक दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, हालांकि ये भी स्नेल्स लॉ से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, एपरेंट हाइट, रियल हाइट। अब जो टॉपिक हम लेने वाले, इन टॉपिक्स के ऊपर रे ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए। और ये टॉपिक अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जितना सिंपल है उसके एप्लीकेशंस उतने ही घुमा फिरा के पूछते हैं। तो अब ये फिजिक्स में एक बड़ी एम्बिग्विटी होती है कि जो टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस बड़े सिंपल आते हैं, और जो टॉपिक्स होते हैं बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा के आते हैं। लेकिन वो घुमाने फिराने वाले क्वेश्चंस को भी हम आसान कर लेंगे। तो अब जो डिस्कस कर रहा हूँ इसकी बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। मिटा रहा हूँ ये स्नेल्स लॉ से हटके, अब हम आएंगे दूसरी तरफ, और ये होगा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। एक नए फेज में हम एंटर होने वाले हैं। और इसके ऊपर बेस दोबारा बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं 100%, हर साल कुछ ना कुछ जरूर आया है।
रियल एंड अपरेंट डेप्थ के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स तो ये पहले अपन डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर इसके एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाएंगे। तो पहले इसका डेरिवेशन समझना जरूरी है। डेरिवेशन स्नेल्स लॉ से ही होगा। तो रियल डेप्थ, मैं इसको थोड़ा और हेडिंग चेंज कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड apparent depth, apparent depth, किसकी डेप्थ और कैसी डेप्थ और कैसी क्या एपरेंसी है इसमें। देखो ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल, कि जब हम किसी ऐसे बीकर में देखें जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका बॉटम देखें, तो बच्चों क्या पढ़ा था आपने कि उसका बॉटम हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। और इसका कॉज क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, है ना। अब वही हम यहां यूज करने वाले हैं। मैंने यहां एक बीकर बनाया, दो तीन बातें बड़ी समझाने वाली है यहां कॉन्सेप्चुअल। जरा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे मामला आसान है। एक बीकर है, बीकर के बॉटम में एक ये कॉइन पड़ी हुई है। ये कॉइन है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैंने कॉइन ले लिया। अब हम जानते हैं कि इस बीकर में अगर पानी भरा हुआ है तो इसका बॉटम हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो दिखाई क्यों देता है, वो दिखाई हमें इसलिए देता है कि ये देखिए, ये मेरा बीकर है, ये इसमें राइट से राइट अप टू द ब्रिम ये इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लो n है, और ये नॉर्मल है। क्या है ये, नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, राइट अलोंग द एज, और ये ऑब्जर्वर है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब जरा एक बात आप लोग, इसके पहले कि मैं मामला आगे बढ़ाऊं, ये बहुत ही बारीक बात है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, इसका बहुत एप्लीकेशन आएगा बाद में। ये जो विजन है, ये विजन कहलाता है, अगर रेड इंक है तो रेड इंक से लिखो, ये विजन कहलाता है नियर नॉर्मल विजन। क्या कहलाता है, नियर नॉर्मल विजन। ये मेरा नॉर्मल रहा ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर, ये ऑब्जर्वर की आई है। अगर ऑब्जर्वर बहुत क्लोज होता है अलोंग द नॉर्मल, तो ऐसे विजन को हम कहते हैं नियर नॉर्मल रिलेशन, या सॉरी नियर नॉर्मल विजन। हमारा जो मिरर फॉर्मूला था वो भी नियर नॉर्मल विजन के लिए ही था, यानी पैरेक्शियल रेस के लिए था। अगर ये मैं एक एक्सिस मान लूं तो ये पैरेक्शियल रेस के लिए, नियर नॉर्मल विजन किसके लिए होता है, ये पैरेक्शियल रेस के लिए होता है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि हमने मिरर का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो एपर्चर उसका बड़ा स्मॉल लिया था। पुरानी बातें याद करो बच्चों, ये मिरर फॉर्मूला जो था और ये फोकल लेंथ जो थी किसके लिए थी, फॉर अ मिरर ऑफ वेरी स्मॉल एपर्चर। अब अगर मिरर स्मॉल एपर्चर का होगा तो ये जो रेज ऑफ लाइट होती हैं जो बड़ी क्लोज होती हैं, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सी रेस कहलाती हैं, पैरेक्शियल रेस कहलाती हैं। कौन सी, पैरेक्शियल रेज, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये कहलाती हैं पैरेक्शियल रेज। और ये जो विजन कहलाता है, ये विजन ही कहलाता है नियर नॉर्मल विजन। तो जो अलोंग द एक्सिस होता है, वेरी क्लोज टू द एक्सिस, वो नियर नॉर्मल विजन कहलाता है। और जिन रेज के लिए होता है वो रेज ऑफ लाइट कहलाती हैं पैरेक्शियल रेज। याद रखो, पैरेक्शियल रेज जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट उस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट नहीं होती। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूरी से आती हैं,
ये रेस पैरेक्शियल नहीं कहलाती, ये रेस मार्जिनल कहलाती हैं। ये पैरेक्शियल नहीं कहलाती, ये मार्जिनल कहलाती हैं। और मार्जिनल रेस इस पॉइंट के ऊपर कहीं क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो अगर हम एक स्फेरिकल मिरर लेंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो सारी की सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं होती। ये स्फेरिकल एबरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्फेरिकल एबरेशन कहलाता है। आप जब ड्रॉ करेंगे I = R किसी स्फेरिकल मिरर के लिए, तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर सारी की सारी रेज कन्वर्ज नहीं होती। पैरेक्शियल रेज जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं वो एक अलग होता है, थोड़ा दूर होता है। मार्जिनल रेज जो कि एक्सिस से दूर होती हैं वो उस थोड़े नियरर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं। आप ड्रॉ करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम स्फेरिकल की जगह पैराबोलिक मिरर लेते हैं। पैराबोलिक मिरर में सारी रेज ऑफ लाइट, पैरेक्शियल या मार्जिनल, सब एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं। अब ये मुझे बातचीत करते करते याद आ गया, हम इन नॉर्मल विजन, नियर नॉर्मल विजन और पैरेक्शियल रेज को हम अभी यूज करने वाले हैं। अब बातचीत के दौरान मुझे ये भी एक कॉन्सेप्ट याद आ गया, मैंने कहा बच्चों को बता दो, देखो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये सबको मालूम होना चाहिए। तो हमारा मिरर एक ही फोकस हो, दो फोकस ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा मिरर छोटा साइज का होना चाहिए। हमारे फॉर्मूले उसी छोटे साइज के लिए वैलिड है, नियर नॉर्मल विजन के लिए वैलिड है और यानी पैरेक्शियल रेज के लिए वैलिड हैं। तो जितने भी एंगल्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ये पैरेक्शियल और मार्जिनल रेज की बात होगी। मैं आपको दोबारा इस प्रॉब्लम के ऊपर लेके आ रहा हूं। ये जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मूला ड्राइव करने वाले, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये नियर नॉर्मल विजन के लिए है। बहुत ज्यादा एंगल से नहीं देखना, भले ही हम एंगल बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी आए डायग्राम में, लेकिन ये वैलिड होगा ओनली फॉर नियर नॉर्मल विजन। तो मैं यहां पर आ रहा हूं दोबारा, इस डायग्राम को मैं कंप्लीट कर दूं ऐसे। क्यों मुझे ये पॉइंट थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? देखो ये रे ऑफ लाइट, जो यहां से चली और डेंसर से रेयरर में जाने के बाद रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में डिविएट होगी, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। मुझे क्या लग रहा है, रेज ऑफ लाइट कहां से आती हुई लग रही है? यहां से आती हुई लग रही है। ये बैंड हो गई रे ऑफ लाइट, यहां से बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर ये नियर नॉर्मल विजन है तो मेरे सारे एंगल स्मॉल होंगे। कौन से एंगल स्मॉल होंगे? देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल आई होगा, ये भी एंगल आई होगा, अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये एंगल आर होगा तो ये भी एंगल आर होगा और ये भी एंगल आर होगा। ठीक है बच्चों, जरा ये नोट करो, ये आपका बीकर है सभी का, और ये इस ऑब्जेक्ट की एपरेंट हाइट हो गई। ये ऑब्जेक्ट हमें क्यों ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? जब हम किसी कंटेनर में कुछ पानी भरते हैं, और जब हम कंटेनर में पानी भरते हैं और उसको ऊपर से देखते हैं, उसका बॉटम हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? रीजन ये कि ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आती है, नॉर्मल से बैंड हो जाती है। ये मैंने भले थोड़ा दूर बनाया, लेकिन प्रैक्टिकली दीज रेज आर ऑल वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये मैं पॉइंट ए ले लूं, ये मैं पॉइंट बी ले लूं, ये मैं पॉइंट सी ले लूं, ये मैं पॉइंट डी ले लूं। ठीक, तो प्रैक्टिकली सी एंड ए आर वेरी क्लोज। आई तो छोटी सी होती है ना। अब ये रे ऑफ लाइट भी आई में जा रही है और ये रे ऑफ लाइट भी आई में जा रही है, मतलब दे आर वेरी वेरी क्लोज। ये नॉर्मल क्या होगा? नियर नॉर्मल विजन होगा। तो ए एंड सी आर वेरी वेरी क्लोज नियर नॉर्मल विजन, सी को कहते हैं। और सी और ए अगर बहुत क्लोज होंगे तो आई भी स्मॉल होगा और आर भी स्मॉल होगा। नोट कर लो इस तरह ही है। जब तक ये मिटा देता हूं मैं कहानी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यार ये बच्चों, इसको मिस मत करना, इसको बहुत बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, अब जरा यहां पर आ जाते हैं।
अब ये रे ऑफ लाइट यहां से डेंसर से रेयरर में गई, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑब्जर्वर की आई में आई। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, या ऑब्जेक्ट इसको जो यहां है एक्चुअली थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ, उसका बॉटम पूरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, शैलो दिखाई देता है। अब ये उसकी एपरेंट हाइट हो गई। क्या हो गई? एपरेंट हाइट। और एपरेंट डेप्थ या हाइट नहीं, डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। हाइट वाला केस बाद में लूंगा। और ये इस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ। ये इसकी रियल डेप्थ हो गई, ये इसकी एपरेंट डेप्थ हो गई। और ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर उठ गया। ये ऑब्जेक्ट जितना ऊपर उठ गया उसको हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहते हैं? डीएन, नॉर्मल शिफ्ट, डीएन। ये नॉर्मल शिफ्ट हो गई। हमें इन सब के फॉर्मूले डिराइव करने, और सबके फॉर्मूले डिराइव करके इनके एप्लीकेशन के ऊपर आना है। ओके, होपफुली सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। ये मैं अब कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूं। सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, तो बच्चों याद रखो, जब आई और आर स्मॉल होते हैं, जब आई और आर स्मॉल होते हैं तो हम जानते हैं, तो साइन आई इज इक्वल टू 10, आई इज इक्वल टू आई होता है, एंड साइन आर इज इक्वल टू 10 आर इज इक्वल टू आर होता है। सिंस साइन थीटा इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है फॉर स्मॉल एंगल, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है? नोट कर लिया आपने? चलिए अब इसको अपन कंप्लीट कर लें फटाफट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगाइए। रे ऑफ लाइट जा रही फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर, फ्रॉम दिस डेंसर इनटू रेयरर। तो अब इसका रेयरर का विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नहीं होगा, ये होगा 1/n। बच्चों यहां 99% बच्चे गलती करते हैं, एन ले लेते हैं। एन जब लेंगे जब रे ऑफ लाइट रेयरर से आती है डेंसर में, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में आती है तो एन की जगह में लेना पड़ेगा 1/n। तो 1/n यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? जिसमें जा रही है रे ऑफ लाइट, किसमें? एयर में। कहां से? वाटर से। तो वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर वाटर का होता है n, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एयर का होगा 1/n, जो हमने फॉर्मूला अभी प्रूव किया था यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो 1/n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है? 1/n। साइन आई की जगह में क्या लिख सकता हूं? साइन आई की जगह में लिख सकता हूं 10i, एंड साइन आर की जगह में लिख सकता हूं या कंफर्टेबली 10r। तो वी हैव 1/n इज इक्वल टू 10i की वैल्यू देखो, परपेंडिकुलर मान लो इसको, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये परपेंडिकुलर x हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10i की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर x अपॉन बेस कितना आ रहा है मेरा? dr ए बी, जो कि रियल डेप्थ है इस लिक्विड की, इस कॉइन की, पानी के अंदर dr लिख दिया उसको मैंने, dr अपॉन 10r, ये एंगल r, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन ad, ad इज माई एपरेंट डेप्थ, तो x अपॉन da, ये a टू d एपरेंट डेप्थ da हो गई। तो अब इसको मैं लिखूंगा 1/n इज इक्वल टू x अपॉन dr इंटू da अपॉन x, ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू होता है dr अपॉन da। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तो उसकी रियल डेप्थ और उसकी एपरेंट डेप्थ का रेशो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने हमारे फॉर्मूलाज हो गए? ये फॉर्मूला काउंट कर रहा हूं। n इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2, ये होता है n2 अपॉन n2, ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ आ गया। और एक और फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। यहां मामला रुका नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे और भी फॉर्मूला है जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम कवर करने वाले हैं। आज के लिए आप जितना पढ़ा दिया गया, अगले टर्न में ये जो सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है ना बेटा, ये आप हैरान हो जाएंगे
कि इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, और सीबीएसई में भी इसके एप्लीकेशन आते हैं, नीट और आईआईटी मेंस में भी इसके एप्लीकेशंस आते हैं, और इवन आईआईटी एडवांस में तो इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो यही कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हम सीबीएसई के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी और नीट जेईई मेंस के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेंस के और जेईई एडवांस के कौन कौन से क्वेश्चन है सिंपल से फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टर्म में। जब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, अगले टर्म के लिए पूरी तरह से तैयार होके आइए। टिल देन बच्चों, गुड बाय, होप यू एंजॉयड द क्लास, सी यू लेटर, बाय।